हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज मैं आप लोग के साथ अभी हाल फिलहाल में विज्ञापन संख्या 2022 प्रवक्ता भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी की गई, जिसकी मैंने अभी पिछली वीडियोस में डेट्स वगैरह आपको बताई थी कि कब से इसका आवेदन शुरू हो गया है। तो जैसे हम लोग जानते हैं 9 जून से इसका आवेदन जो है पंजीकरण इसका स्टार्ट हो चुका है और 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आज मैं इसकी जो है डिटेल में बात करूंगा इस पूरे एडवर्टीज़मेंट के बारे में। क्या है ये एडवर्टीज़मेंट और इसमें क्या क्या चीज़ें जो ध्यान में रखने की हैं, जो कि पिछली बार भी मैंने जब पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आई थी और उसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला था और ऐसे ऐसे सवाल मेरे सामने निकल के आए जिसका जवाब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न है, हर एक पॉइंट पे कन्फ्यूज़न है। तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है प्रयागराज की तरफ से उसको अगर हम डिस्कस कर लें, अगर उसमें हम एक एक चीज़ देख लें तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि डेट्स आपके सामने मेंशन ही हैं। अब मैं इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ये पहला महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upscssb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। यानी कि जो इसकी वेबसाइट है उसी पर इसके आवेदन का लिंक दे रखा हुआ है और उसके अलावा किसी और माध्यम से अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो शायद एक्सेप्टेड नहीं होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद दूसरा जो इसका जो निर्देश है वो ये है कि इस पॉइंट पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा बच्चे इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर देते हैं और इसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। अब ये क्या है ये पॉइंट ये है, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वो धारण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिस विषय में भी या जिस सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है या जो भी कंडीशंस हैं या जो भी उसकी मिनिमम पात्रता है, अगर वो पूरी कर रहे हो तभी वो फॉर्म को भरें, अदरवाइज़ वो ना भरें। क्योंकि वो फॉर्म भर तो देते हैं लेकिन बाद में फिर ये सोचते हैं कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। पहले अपनी एलिजिबिलिटी को तय करिए, उसके बाद फॉर्म को भरिए। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। यानी कि जो भी आप सूचना देंगे या जो भी फॉर्म में भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अब आपने सूचना कुछ दी है और एडमिट कार्ड में तो वही सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपने अपने फॉर्म में भरा है। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने पर या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दी जाएगा। यानी कि अगर आपने जो भी डिटेल्स गलत भरी हैं तो आप बाद में फिर क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होगा। क्योंकि बाद में फिर बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं फॉर्म में गलती करते हैं या वो एलिजिबिलिटी गलत भरते हैं या डिटेल्स गलत देते हैं, इसलिए भी उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है और फॉर्म निरस्त हो जाता है और उसके लिए फिर हम आयोग को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, ये मान लिया कि आयोग की तरफ से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम लोग भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। और इसमें ये दिया हुआ है जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का हो, यानी जो भी गलती है या जो भी प्रॉब्लम है तो वो उसका पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट की होगी। आगे बात करते हैं कि प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी कि एक सब्जेक्ट के अगेंस्ट एक ही आवेदन है। यदि आप एक से अधिक विषय में आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और अगले पॉइंट ये है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट व बढ़ भी सकती है। यानी कि इसमें आयोग को पूरा अधिकार है कि वो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और रही बात किस भाषा में पेपर होगा, कई बार ये बच्चे पूछते हैं। तो कुछ जो लैंग्वेज संबंधी पेपर हैं, जैसे कि इंग्लिश का पेपर है तो वो इंग्लिश का इंग्लिश में ही होगा, हिंदी का पेपर हिंदी में ही होगा और संस्कृत का पेपर संस्कृत भाषा में ही होगा और उर्दू का उर्दू में ही होगा। तो इसमें कोई किसी भी तरीके का सवाल पैदा नहीं होता कि इंग्लिश का पेपर हिंदी में होगा या हिंदी का पेपर इंग्लिश में होगा। जिस भाषा से आप दे रहे हैं उस भाषा में ही होगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, सामने साफ साफ लिखा हुआ है। बच्चे बहुत बार सवाल करते हैं कि क्या सर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, तो देखिए लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। पहला पॉइंट का 6 सब पॉइंट जो है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर पेपर दें। हालांकि पेपर बहुत अच्छा आता है, तो नेगेटिव मार्किंग ना होने से नुकसान ये है कि मेरिट बहुत हाई जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो थोड़ा सा मेरिट नीचे जाती है। आगे बात करते हैं हम आरक्षण की। तो किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य हो। यानी कि अगर आप कोई भी आरक्षण क्लेम कर रहे हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, वो भी यूपी के लिए ही
एक्सेप्टेड है, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो EWS के लिए 10%, लेकिन वो भी आप यूपी के हों। आगे बात करते हैं कि फॉर्म पूरा भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी आपको बोर्ड को भेजने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे हार्ड कॉपी भेज देते हैं बोर्ड को, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फाइनली जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की, अपनी एलिजिबिलिटी सुनिश्चित कर लें। जो डिटेल आप उसमें भर रहे हैं, बीएड भर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आप पीएचडी उसमें दिखा रहे हैं तो पीएचडी आपका उसमें होना चाहिए, या जो भी आप डेट ऑफ बर्थ में भर रहे हैं तो वही डेट ऑफ बर्थ आपकी होना चाहिए डॉक्यूमेंट। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट में कुछ होती है डेट ऑफ बर्थ, आप कुछ भर देते हैं, बाद में फिर कहते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या हमारा फॉर्म निरस्त हो गया। तो बहुत ध्यान से जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में दे रखी है वही डेट ऑफ बर्थ आप भरें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग चलता है। डेट ऑफ बर्थ 10th की होना चाहिए, वही नाम जो आपके फादर का है या आपका है वही नाम आप भरिए जो कि आपकी 10th की यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट में है। क्योंकि पिछली बार मेरा चैनल इस तरीके के सवालों से पूरा भर गया था कि सर मेरे फादर का नाम में गलती है और मैंने ये नाम गलत भर दिया, मैंने अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से नाम नहीं भरा, या मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, या मेरा बीएड नहीं था मैंने बीएड डाल दिया, या मेरा बीएड था मैंने बीएड नहीं भरा। इस तरीके के हज़ारों क्वेश्चन मेरे सामने आए और जिसका मैंने जवाब देने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम लोग पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फॉर्म अगर हम ढंग से नहीं भर सकते तो बहुत बड़ा ये सवाल निशान हमारी एजुकेशन पे भी खड़ा होता है कि अगर हम गलत अगर फॉर्म भर पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा एक कमी है, ठीक है। बाकी ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद हम बात करते हैं, एक बार फिर से मैं फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा दूँ आपको कि जो फ़ीस जाएगी वो 750 रुपये जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए, 650 EWS के लिए, 750 OBC के लिए, 450 अनुसूचित जाति के लिए, और 250 रुपये अनुसूचित जनजाति के लिए। अगर रिक्त पदों की बात करें तो इस विज्ञापन यानी कि जो विज्ञापन संख्या 2/2022 है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 624 पदों के सापेक्ष जितने भी सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें बालक बालिका दोनों को मिला के, यानी कि बालक बालिका वर्ग के जो कॉलेजेस हैं उनको मिला के 624 पद हैं। और जो इसकी आयु सीमा है वो ये है कि कम से कम 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, यानी कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट लगा रखी है कि 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। और आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक ही मिनिमम एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, ओके। और अगर हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस सब्जेक्ट में भर रहे हैं उसके लिए मिनिमम क्या उन्होंने शैक्षणिक योग्यता रखी हुई है। अगर हम बात करते हैं वेतनमान की, तो देखिए वेतनमान साफ साफ लिख रखा है कि प्रवक्ता वर्ग का जो वेतनमान है वो 47,600 से 1,51,100, पे लेवल 8, ग्रेड पे 4800। तो ये एक इसका पीजीटी लेक्चरर का ग्रेड पे है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमेशा बहस होती है और बच्चे आपस में बहुत डिस्कशन करते हैं और सही जवाब नहीं मिल पाता है कि कितना % रिटन के मार्क्स होंगे और कितने % हमें इंटरव्यू मार्क्स मिलेंगे और हमारी एजुकेशन के हिसाब से हमारे क्या क्या मार्क्स हमें मिलेंगे। तो देखिए ये जो पॉइंट नंबर 10 है इसमें भर्ती प्रक्रिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर 85% मार्क हैं, यानी कि जो टोटल इसका पेपर होगा उसके 85% मार्क जो लिखित परीक्षा के हिसाब से हैं। बाकी जो 15% है वो आपके साक्षात्कार, यानी कि साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो हैं वो कैसे निर्धारित किए गए हैं। देखिए आपके 10% जो कि इंटरव्यू होगा उसमें करीब 4% आपके समान ज्ञान के, 3% आपके व्यक्तिगत परीक्षण के, 3% आपके अभिव्यक्ति की योग्यता के। तो ये 3 चीज़ें वैसे हमेशा भी इंटरव्यू में देखी जाती हैं। उसके अलावा जो 5% अंक हैं, तो 5% अंक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि डॉक्टरेट उपाधि रखने वाले लोगों के लिए 2% अंक, यानी कि जिनके पास पीएचडी है उनको 2% अंक, यानी कि 10 नंबर जो है वो पीएचडी के होंगे। अगर आपने एमएड किया हुआ है तो भी 10 नंबर हैं, और आपने बीएड किया हुआ है तो उसके 5 नंबर हैं, ठीक है। और अगर आप किसी राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपके 1% मार्क हैं, ठीक है, यानी कि इसके भी जो है 5 नंबर है। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो देखिए 425 नंबर का रिटन का एग्ज़ाम होगा, 50 नंबर का आपका जो है साक्षात्कार होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 475 नंबर, और 25 नंबर जो हैं वो आपको मिलेंगे
इस तरीके से, जैसे कि आपका पीएचडी है या आपका बीएड है या एमएड है, तो मैक्सिमम आप उसमें 25 नंबर से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। कि साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(4) में निहित व्यवस्थानुसार विशेष योग्यता पर अधिभार यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि एमएड बीएड किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए 25 से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते नंबर। यानी कि अगर आपका बीएड भी है, एमएड भी है, पीएचडी भी है, तो आप टोटल 25 नंबर से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो 50 यानी कि 500 नंबर का आपका पेपर है, तो 500 में से अगर आपके 2% कितना हो गया, 10 नंबर आपके पीएचडी के हो गए, 10 नंबर आपके एमएड के हो गए और 5 नंबर आपके बीएड के हो गए। तो टोटल आप 25 नंबर से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि 425 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू होगा, 25 नंबर इस चीज़ के होंगे। तो टोटल 500 अंक का ये पेपर होगा और इस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके के पेपर होंगे। 425 अंकों के पेपर के लिए 125 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3.4 मार्क्स का होता है। हमेशा से ये रूल चला आ रहा है, 125 क्वेश्चन 3.4 मार्क्स के, और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज़ होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपको उसके लिए ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना होता है। किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चे बार बार बहस करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन पीजीटी में कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे पहले भी एग्ज़ाम हुए, उसमें भी नेगेटिव नहीं थी और इस बार भी उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने चीज़ रखी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, ये पॉइंट नंबर 12 सब पॉइंट 8 साफ साफ लिखा हुआ है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। यानी कि जो कि आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी और वही आपको अपने फॉर्म में भरनी है। अदरवाइज़ उसके अलावा अगर आप कोई डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और जो भी चीज़ें आप फॉर्म में भर रहे हैं वो आपके पास एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होना चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ ऐसी फॉर्म में ना फिल करें जो आपके पास ना हो, जिसको कि आप प्रूव ना कर पाएँ। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आरक्षण को लेके कि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपना आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं होगा। यानी कि आपको यूपी के होंगे तभी आपको ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। और अगर महिला की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि अगर शादी हो भी गई है तो फादर की साइड से जो उनकी कास्ट है या जो भी उनका जाति है वही ही उनका मान्य होगा। तो इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थे इस डॉक्यूमेंट के, जो कि सबको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पूरा डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ते हैं कि लाइन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करिए काउंसलिंग, और बने रहिए मेरे साथ। और किसी भी तरीके की काउंसलिंग के लिए मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। दैट इज़ प्योरली अ पेड सर्विस, क्योंकि मैं बहुत ही नॉमिनल फ़ीस चार्ज करता हूँ काउंसलिंग के लिए, और किसी तरीके की काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।